हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो होंगे लेवल 1 के लिए होंगे। दोस्तों आप साथ के साथ जो है आंसर बताते चलिएगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, उनमें से एक जवाब सही मिलेगा। तो अंत में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों आपके 60 में से जो है कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चनों से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। बाल विकास होता है दोस्तों गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों का कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? किसके दौरान किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए बाल अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा, सीएटी जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसके द्वारा जो है इस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सीएटी का निर्माण जो है दोस्तों लियोपोल्ड बेलन ने किया था, और इसमें 10 कार्ड होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। किसने किया था? लियोपोल्ड बेलन ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों की कठिनाई क्या है? तो क्या है दोस्तों शिक्षिका के बच्चों की कठिनाई? तो ये है दोस्तों उनका ऑप्शन डी, पलटावी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, जिसे अविलोम्य विचार भी कहा जाता है पलटावी को दोस्तों, यानी जिनके जो है विपरीत विचार हों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यह है ऑप्शन डी दोस्तों कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन हमें बताना है दोस्तों आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में। आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सत्य कथन है दोस्तों, सही कथन है, याद रखिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? तो कौन विद्यार्थियों को जो है विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, ये कराते हैं समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। कौन से विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों? ये
तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों? कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मक क्रियाकलाप। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले पर। एक अच्छे शिक्षक को कैसा होना चाहिए दोस्तों? एक अच्छे शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों संसाधन युक्त और सहभागी। क्या होना चाहिए शिक्षक को? संसाधन युक्त और सहभागी होना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमें बताना है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है। कौन सा जो बात है उसके बारे में चिंतित है शिक्षक? तो ये है दोस्तों संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है शिक्षक। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से विप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से विप्रेरित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है ऑप्शन बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को एक करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को किस प्रकार लिया है? तो उसने जो है दोस्तों दाल और चावल खाने अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों क्या होगा इसका जवाब होगा, याद रखिए, अनुकूलित। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों ये सूची ए और सूची ब है दोस्तों, हमें इनका मिलान करना है। देखिए, ठीक है, तो एल जो होता है दोस्तों मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, पलायन। पलायन करेंगे कहेंगे दोस्तों इसको। ठीक है,
अगला है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, तो ये होगा दोस्तों चिंता, इसे कहेंगे। ठीक है। अगला है उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये होगा दोस्तों प्रतिस्थापन। ठीक है। अंतिम है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये होगा दोस्तों अंतिम है नकारना। तो क्या होगा दोस्तों, एल का हो गया दूसरा, एम का हो गया चौथा, एन का हो गया तीसरा और ओ का हो गया दोस्तों पहला। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। सही मिलान करने से दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं कि आनुवंशिकता एक खालिस्तान सामाजिक संरचना मानी जाती है। किस प्रकार की जो है आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है? क्या वो द्वितीयक है, गतिक है, प्राथमिक या स्थायिक है? बार बार आता है दोस्तों, ये मानी जाती है स्थायिक सामाजिक संरचना मानी जाती है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। बार बार आता है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है। अगला, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को दोस्तों विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। सकारात्मक वातावरण के लिए बच्चे को, शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है? सत्य कथन हमें बताना है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कि एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि शिक्षक जो होता है उसका 10 से 30% समय जो है वो आकलन और मूल्यांकन में चला जाता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। चलते हैं अगले पर कि विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों इनका? यह है कि शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि बाल्यकाल कब से कब तक होता है? बाल्यकाल हम किसे कहेंगे दोस्तों? बाल्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होता है बाल्यकाल दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। और 12 से 18 लग होता है किशोरावस्था दोस्तों। और 6 से पहले जो होता है वो शिशुअवस्था होती है या पूर्व बाल्यकाल जिसे कहते हैं। ठीक है। तो बाल्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों लिंग भेद पर। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन सी की विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। चलते हैं अगले पर कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है ऑप्शन सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है।
जो संवेदनात्मक गामक अवस्था है दोस्तों वो होती है 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संचालकता होती है दोस्तों 2 से 7। प्रत्यक्ष संचालकता यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं वो होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संचालकता यानी कि औपचारिक संक्रियावस्था जिसे कहते हैं वो होती है 11 से 15 वर्ष तक। दोस्तों याद रखिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधिहार्थ संस्थान यानी कि NIVH कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है ऑप्शन सी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है NIVH स्थित है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना क्या कहलाता है। प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता इसे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है। कौन सी शिक्षण विधि है दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इसका जवाब, ये होगा ऑप्शन ए करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। किस युक्ति का प्रयोग जो है दोस्तों नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करने से भी दोस्तों विद्यार्थी जो है वो अपना नैतिक विकास जो खो देता है, वो सोचने लगता है कि मैं ही सिर्फ मैं हूँ, उसमें दोस्तों ईगो आ जाती है। इसी कारण से जो है उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी शिक्षार्थी की। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, किसके सिवाय, ये होती है दोस्तों पृथक्करण के सिवाय। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों। पीएफ की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। पीएफ होता है दोस्तों पर्सनैलिटी फैक्टर। तो किसके मापन हेतु किया जाता है, ये किया जाता है ऑप्शन सी व्यक्तित्व के मापन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। किसने किया है दोस्तों, ये किया है एम्बिंगहोस ने। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। एम्बिंगहोस ने जो है सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का जो है दोस्तों प्रयोग किया है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, पहला पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो ये दोस्तों शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए
सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? वह दोस्तों सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, संतोष यादव को सम्मान के साथ याद किया जाता है क्योंकि? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, संतोष यादव एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। और सबसे अधिक उम्र की पूछ ले तो दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल, ये भी पूछा जा सकता है। और कम उम्र की दोस्तों संतोष यादव। अगला देखिए कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ये नहीं करती है दोस्तों तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो मैं 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से कथनों की आवश्यकता होगी। पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ हमें होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरा, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दूसरा भी। और प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ भी होनी चाहिए। तीसरा, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। दोस्तों ये गलत होगा, ड्राइंग पहले ही छपी होती है दोस्तों किसी भी मानचित्र में। तो ए बी सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी ए बी सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान था दोस्तों क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? कौन सा कथन जो है दोस्तों, कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है इनमें से? तो ये नहीं है दोस्तों, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। रटना हमेशा ही गलत माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? ये समर्थन नहीं करती है दोस्तों बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। बच्चे अगर अपने आप काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे दोस्तों, और जितनी गलती करेंगे वो समझ जाएंगे कि गलती हो रही है और उसकी गलती सुधारने का वो प्रयास करेंगे। तो बच्चे कम गलतियां करें, ये बात समर्थन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति नहीं करती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। कौन से अवसर प्रदान किए? पहला, समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और अपने वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? कौन किसके लिए नहीं देना चाहिए दोस्तों? ये नहीं देना चाहिए जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ये जो है प्रोत्साहन शिक्षक को शिक्षिका को नहीं देना चाहिए विद्यार्थियों को। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? दोस्तों नारियल का तेल जो है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर नारियल होंगे दोस्तों वहीं पर जो है नारियल का तेल ज़्यादा निकलेगा। जहाँ पर समुद्र किनारे है
उस वहीं पर ज़्यादा समुद्री मछलियाँ मिलेंगी दोस्तों। तो दोनों बातें कहाँ पर मिल सकती हैं आपको? ये मिल सकती हैं दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा में। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर या जंतु है दोस्तों, बताइए। आप सबको पता होना चाहिए। ये है दोस्तों चूहा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसे करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? तो उसके खेतों की मृदा जो है दोस्तों ऐसे बंजर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अपना अध्ययन कीजिए। देखते हैं कथन दे रखे हैं दोस्तों कि पहला है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। क्या ये कथन सही है दोस्तों? बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। क्या ये बात सही है दोस्तों? ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अंतिम है, ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये बात गलत है दोस्तों। राष्ट्र जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, न कि अबू धाबी में। तो ए बी सी ऑप्शन इसका सही है। ए बी सी ऑप्शन कहाँ पर है? ये है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, सही कथन चुनने थे। अगला देखते हैं कि कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है लगभग? तो कितनी है दोस्तों? तो 7:45 पर चली थी। ठीक है, और पहुंची 3 तारीख को 2015 को। 7:45 से लेकर के 4:45 तक होते हैं दोस्तों लगभग 21 घंटे। कितने होते हैं? 21 घंटे होते हैं। कुल दूरी है दोस्तों 1140 हमारे पास। तो चाल निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों दूरी बटे समय। तो 1140/21 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1140/21 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? अगला देखते हैं कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, क्या होगी, कैसे होगी? योगी पहले तो दोस्तों वह दक्षिण दिशा में जाएगा क्योंकि उसे भोपाल जाना है, मध्य प्रदेश जाना है। तो दिल्ली के समीप जो है, दिल्ली के अगर सापेक्ष देखते हैं मध्य प्रदेश को, भोपाल को, तो वो नीचे की ओर है यानी दक्षिण की ओर है। सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। और फिर रांची यानी झारखंड जो पूर्व की ओर है दोस्तों, फिर दिल्ली के सापेक्ष वह पूर्व की ओर जाएगा यानी सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन सी विशेषता पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। इन में जो है दोस्तों ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं चारों के चारों। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा।
ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और वे कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? तो यह आंकेंगी दोस्तों यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। देखते हैं अगला, कि आपके प्रधानाचार्य ने आपसे कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्या सम्मिलित करेंगी? कि ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये नहीं है न्याय और समानता के प्रति चिंता। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये पौधा है ऑप्शन डी, सरसों का पौधा। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है। अगला है, कांसा ब्रोंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, चारों कथनों को देखते हैं दोस्तों। पहला, यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है। क्या ये ऐसा है दोस्तों? ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है। क्या ये है दोस्तों? ये नहीं है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी ठीक है दोस्तों। और ब्रोंज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं दोस्तों, ये गलत है। बल्कि भारी होती हैं ब्रोंज की वस्तुएं। तो बी सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होगा? बी सी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन सी, चिकुनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये जो है दोस्तों मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, याद रखिए दोस्तों। अगला देखते हैं कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ये है लगभग ऑप्शन ए, 1.067 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में है दोस्तों 110 मीटर, और 9.7 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 110 गुना 9.7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1067 मीटर हो जाएगा।
और 1067 मीटर होता है दोस्तों 1.067 किलोमीटर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला है कि वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 1972 में। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जयसमंद झील जो है, जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। जयसमंद झील या वेबर झील भी जिसे कहते हैं, तो ये बनाई गई है दोस्तों गोमती नदी पर। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? आर्सेनिक जो होता है दोस्तों वो जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और जल प्रदूषण का एक कारण बनती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा उद्योग जो है कहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों? जहाँ पर नदियाँ होती हैं। नदियाँ जो हैं दोस्तों वो हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर जो है लोहे के इस्पात के जो है कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किया गया था 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था दोस्तों 1973 में। दोनों बातें याद रखिए। अगला है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ये कहा जाता है किण्वन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये लिया गया है यूएसएसआर से। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जिसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, और अंतिम दोस्तों देखिए कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना है दोस्तों वो है कृष्ण विवर। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। और आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपने 60 में से कितने जवाब आपके सही मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।